हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से राम राम। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मनोविश्लेषण का सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्राइड जी ने दिया था। फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सिद्धांत आपके लिए बहुत उपयोगी है। इस सिद्धांत में से मोस्टली 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी पर्सनैलिटी टॉपिक के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनैलिटी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इस सिद्धांत को पूरा जरूर पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सिगमंड फ्राइड जी का सिद्धांत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिगमंड फ्राइड जी ने मानव के मन को कितने भागों में बांटा था। तो सिगमंड फ्राइड जी ने मानव के मन को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इसके बारे में अभी जानेंगे। देखिए, चेतन क्या होती है? वे चिंतन भावनाएं, वे चिंतन प्रक्रियाएं, भावनाएं और क्रियाएं आती है जिनके प्रति लोग क्या होते हैं? जागरूक होते हैं। कैसे? यानी ऐसे कार्य या बातें जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती रहती है, जिनको हम कभी बोलते नहीं, वो क्या हो जाती है? चेतन। अर्धचेतन कौन सी होती है? वे मानसिक प्रक्रियाएं जिनके प्रति लोग तभी जागरूक होते हैं जब वे उन पर सावधानीपूर्वक ध्यान केंद्रित करते हैं। कैसे? मान लो कई बार हमें कोई चीज़ पूछते हैं तो हम झट से जवाब देते हैं, लेकिन कई बार उसी चीज़ को पूछते हैं, मतलब वो हमारे दिमाग से हट जाती है, तो हम सोच के बताते हैं, यार रुक 1 मिनट, दिमाग में आ जाए मैं बताता हूँ। तो वो कौन सी हो गई? अर्धचेतन। और अचेतन कौन सी हो गई? ऐसी मानसिक प्रक्रियाएं जिनके प्रति लोग क्या है? कभी जागरूक ही नहीं होते, मतलब हमारे दिमाग से वो बातें या कार्य निकल ही जाते हैं, वो कौन सी होती है? अचेतन। फ्रेंड्स, फ्राइड ने व्यक्तित्व के सिद्धांत के 3 तत्व बताए थे। व्यक्तित्व का जो सिद्धांत दिया था ना, 3 तत्व बताए थे। प्राथमिक संरचनाएं क्या? 3 तत्व होते हैं। कौन से? इड, ईगो, सुपर ईगो। तो आज हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद जो आप सिगमंड फ्राइड जी का सिद्धांत है, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स, देखिए, इड या इदम क्या होता है? इदम क्या होता है? मूल प्रवृत्ति ऊर्जा का स्रोत है। इसका संबंध व्यक्ति की आदिम आवश्यकताओं, कामेच्छाओं, आक्रामक आवेगों की तत्कालिक तुष्टि से होता है। यह सुकेप्सा सिद्धांत पर कार्य करता है। और लोग क्या करते हैं? इसमें सुख की तलाश करते हैं और कष्ट को क्या करते हैं? परिहार करते हैं, यानी त्यागना चाहते हैं। इसमें मनुष्य की अधिकांश मूल प्रवृत्ति क्या होती है? ऊर्जा कामुक और शेष आक्रामक होती है। ईड को नैतिक मूल्यों, समाज और दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं होती है। यह व्यक्तित्व का प्राथमिक पहलू है, ठीक है ना। इसकी कोई भी तार्किक व्यवस्था नहीं है। यह अच्छाई और बुराई में भेद नहीं कर सकता। कई विरोधाभास प्रवृत्तियां उपस्थित होती है। कैसे? मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, वो दुकान जाता है, ठीक है, दुकान में खड़ा होता है और पैसे नहीं लेके गया, वहाँ जाके खड़ा हो गया, और दुकानदार क्या कर रहा है? दूसरे ग्राहकों को सामान देने में व्यस्त है, सामान को नाप तोल रहा है, ठीक है। तो बच्चा सोचता है पैसे तो है नहीं, चलो मैं टॉफ़ी चुरा लेता हूँ, ठीक है। क्या पता चलेगा? दुकानदार तो बिजी है, उधर मुँह कर रखा है, मैं टॉफ़ी चुरा लेता हूँ, यहाँ से टॉफ़ी निकाल लूँगा तो इसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ क्या करता है? वो सिर्फ अपने सुख के बारे में, अपनी संतुष्टि के बारे में सोचता है, अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। यहाँ उसे क्या है? कोई अच्छाई बुराई कुछ भी पता नहीं है उसे, है ना। उसे नैतिक मूल्य, समाज के जो मूल्य है भी, हाँ ये गलत है, ये सही नहीं है चोरी करना, उसे कोई मतलब नहीं होता। इसलिए क्या कहता है इड? ये सुकेप्सा सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब आनंद, अपने आनंद को ही देखता है खाली, यानी आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे समाज की और नैतिक मूल्यों की कोई परवाह नहीं होती। आगे हम देखते हैं ईगो क्या होता है। देखिए, ईगो क्या होता है? यह व्यक्ति की मूल प्रवृत्तिक आवश्यकताओं की संतुष्टि वास्तविकता के धरातल पर करता है। यह वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे? अब मैंने जो बताया था, जो बच्चा है जो दुकान गया बिना पैसे के और सोच रहा है कि मैं टॉफ़ी के डब्बे से टॉफ़ी चुरा लेता हूँ, ठीक है, वो तो क्या हो गया? इड। उसे सही गलत का कुछ नहीं पता, वो अच्छाई बुराई में कोई भेद नहीं कर सकता, न ही उसे समाज के मूल्यों की चिंता है, ठीक है ना, है ना। लेकिन ईगो क्या कहता है? पहले वो सोचेगा मैं टॉफ़ी निकाल लेता हूँ, लेकिन उसके दिमाग में एक तरफ ये भी आएगा, लेकिन तूने टॉफ़ी चुराई और दुकानदार ने देख लिया तो तेरी पिटाई हो जाएगी, यहीं पे क्या हो जाएगी? तेरी यहीं पिटाई हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? ईगो। क्या बोलते हैं इसे? ईगो। ईगो क्या करता है?
इड को क्या करता है, व्यवहार करने के लिए उपयुक्त तरीकों की तरफ निर्दिष्ट करता है, यानी उसे व्यवहार करने के सही तरीके बताता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है। कौन बताता है, ईगो। देखिए हम एक उदाहरण से समझते हैं इसको। उदाहरण के लिए एक बालक इड जो आइसक्रीम खाना चाहता है, इड उसे कहता है झटक कर खा ले। उसका अहम उसे कहता है कि दुकानदार से पूछे बिना वह आइसक्रीम खाता है ना, तो वह दंड का भागी हो सकता है। क्या कहता है कि वह दंड का भागी हो सकता है। एक मान लो एक बालक है और वो आइसक्रीम खाना चाह रहा है, ठीक है, तो उसका इड उसे कह रहा है कि झटक कर खा ले। मतलब वो अच्छाई बुराई में नैतिक मूल्यों के बारे में उसे कोई चिंता नहीं है कि पिटाई हो सकती है, लेकिन उसका अहम उसे कहता है कि दुकानदार से पूछे बिना आइसक्रीम खाता है तो दंड का भागी हो सकता है ना। समझ आ गया होगा आपको इड और ईगो में क्या डिफरेंस है। अहम क्या होता है, धैर्यवान, तर्क संगत और वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है। मतलब अहम में क्या होता है, अहम क्या क्या होता है अहम, मतलब उसे वास्तविक चीज़ के बारे में पता होता है कि वास्तविकता क्या है। लेकिन इड को वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता, इड को तो अपने सुख से मतलब होता है, अपने आनंद से मतलब होता है, ठीक है ना। वो अपनी संतुष्टि चाहता है बस। आगे हम पढ़ेंगे परम अहम। परम अहम क्या होता है, सुपर ईगो। मानसिक प्रकारों को नैतिक शाखा के रूप में जाना जाए। उदाहरण, यदि कोई बालक आइसक्रीम खाना चाहता है तो वह अपनी माँ से पूछता है। उसका परम अहम संकेत देता है कि उसका यह व्यवहार नैतिक दृष्टि से सही है। इस प्रकार के व्यवहार से बालक में आइसक्रीम को प्राप्त करने में कोई भय अथवा दुश्चिंता नहीं होगी। परम अहम क्या होता है, देखिए परम अहम होता है कि जो बालक आइसक्रीम खाना चाहता है ना, वो पहले अपनी माँ से परमिशन मांगता है कि मम्मा मैं आइसक्रीम खा लूँ, है ना। मतलब सुपर ईगो क्या होता है कि वो समाज के मूल्यों को लेकर ही चलता है। वो अपने काम क्या है, समाज के मूल्यों को देखते हुए परमिशन लेके ही करता है। देखो इसमें वो अपनी माँ से परमिशन मांग रहा है ना, अगर उसे परमिशन मिल जाती है ना तो समझ लेता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ क्या है, सही है। मम्मी ने अगर बोला है कि आइसक्रीम खा ले तो वो गलत नहीं है और उसे पिटाई भी नहीं होगी। वो क्या होता है, परम अहम। समझ आ गया होगा आपको फ्रेंड्स इतना। देखिए परम अहम क्या है, इसको लिख लीजिए। फ्राइड ने इड की दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है, जीवन प्रवृत्ति और मृत्यु प्रवृत्ति। इनके नाम लिख लीजिएगा। और फ्राइड ने क्या है, फ्राइड ने कहा है कि जीवन शक्ति जो इड को ऊर्जा प्रदान करती है ना, काम शक्ति या लिबिडो कहलाती है। लिबिडो सुखेक्षा सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है और तत्कालिक संतुष्टि चाहती है। फ्रेंड्स इसको लिख लीजिएगा कि लिबिडो की परिभाषा किसने दी थी, फ्राइड जी ने, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप। आगे देखिए क्या है, व्यक्तित्व का पंच अवस्था सिद्धांत। व्यक्तित्व का पंच अवस्था सिद्धांत। व्यक्तित्व का पंच अवस्था सिद्धांत मतलब किसने दिया था ये, हम अभी सिगमंड फ्राइड जी पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि सिगमंड फ्राइड जी ने दिया है। उन्होंने व्यक्तित्व की 5 अवस्थाएं बताई थी। आज इन 5 अवस्थाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए पहली अवस्था थी वो मौखिक अवस्था थी, 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे की। इस आयु में बच्चे को मौखिक संतुष्टि भोजन ग्रहण करने, अंगूठा चूसने, काटने, होठ चूसने व बलबलाने के माध्यम से प्राप्त होती है। यानी 0 से 2 साल का बच्चा तो हमने देखा ही है ना, हमारे घर में या हमारे आस पड़ोस में हम देखते ही हैं। 0 से 2 साल का बच्चा क्या होता है, अपने अंगूठे या उंगली को चूसता रहता है ना, होठ चूसता रहता है ना। और अगर उसके मुंह में उंगली दोगे तो वो उंगली भी काटेगा। तो ये प्रवृत्ति कितने साल के बच्चे में होती है, 0 से 2 साल के बच्चे में, मौखिक अवस्था, ठीक है ना। बच्चा क्या करता है, अंगूठा चूसता है और भोजन ग्रहण करके क्या करता है, अपनी मौखिक संतुष्टि करता है ना। बलबलाता रहता है, ऐसे वर्ड बोलता है कि हमें समझ ही नहीं आते। दूसरी अवस्था है गुद्दा क्षेत्र। ये अवस्था होती है 2 से 3 वर्ष तक की अवस्था होती है ये। इसमें क्या करता है बच्चा, समाज की कुछ मांगों के प्रति अनुक्रिया सीखे। माता पिता को उम्मीद होती है कि बच्चा क्या समाज की मांगों के प्रति अनुक्रिया सीखे। कौन सी मांगे, माता पिता की यह आशा होती है कि बच्चा मल त्याग व मूत्र त्याग सीखे। क्या होती है, माता पिता चाहते हैं कि अब 2 से 3 साल का हो गया है, अब ये मल त्याग करना और मूत्र त्याग करना अपने आप सीख जाए, अपने आप चला जाए, है ना, मल त्याग के लिए, मूत्र त्याग के लिए। ये माता पिता उम्मीद करते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है, गुद्दा क्षेत्र। और उम्र कितनी होती है, 2 से 3 वर्ष। बच्चे को गुद्दा निष्कासन व गुद्दा पर हाथ फेरने में से आनंद प्राप्त होता है, ठीक है। आगे हम तीसरी अवस्था पढ़ेंगे, जन्नांग या फोलिक अवस्था। तीसरी अवस्था है ये,
3 से 5 वर्ष तक होती है। बच्चा वह पुरुषों व महिलाओं के बीच भेद करने लगता है। बच्चे कामुकता के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक में इडिप्स ग्रंथि का विकास होता है, अर्थात बालक क्या करता है, अपनी माता के प्रति प्रेम दिखाता है और पिता के प्रति क्या होती है, आक्रामकता होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इडिप्स ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है रीट के, और काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिला है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना। जिस टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये जरूर मिलेगा। जिन्नांग या फोलिक अवस्था, ठीक है ना। इडिप्स ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है, ठीक है ना, इनको आप पढ़ लीजिएगा। बच्चा पुरुष और महिलाओं के बीच क्या करने लग जाता है, भेद करने लग जाता है 3 से 5 साल के बीच। जन्नांग या फोलिक अवस्था बताई है फ्राइड जी ने इसे। और बालक में क्या होता है, इडिप्स ग्रंथि का विकास होता है, मतलब वो अपनी माता के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करता है। और बालिका में कौन सी ग्रंथि का विकास होता है, इलेक्ट्रा ग्रंथि का, इलेक्ट्रा, है ना। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इडिप्स इलेक्ट्रा क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। तो इडिप्स को आप इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक स्कूटी, लड़कियां इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाती है ना, तो बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रा और इडिप्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बालक के लिए और कौन सी बालिका के लिए है। और यह पिता के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करती है, ठीक है ना। बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है और यह पिता के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करती है। बालक में इडिप्स ग्रंथि का विकास होता है और वह माता के प्रति प्रेम प्रदर्शन करता है। छोटे बच्चों में होता है ना अक्सर ये 3 से 5 साल के बच्चे, बेटा तो माँ का लाडला होता है और बेटी है वो अपनी पापा की लाडली होती है। वैसे तो दोनों ही होते हैं, लेकिन हमारी साइकोलॉजी में दिया हुआ है। आगे देखिए, विलंबता अवस्था, लेटेंट स्टेज, ये कौन सी होती है, 6 से 13 वर्ष की होती है। बालक का विकास शारीरिक दृष्टि से होता है, किंतु उसकी कामेच्छाएं निष्क्रिय रहती है, अर्थात सामाजिक दबाव के कारण कामुकता से दूर रहने की अवस्था है। चौथी जो अवस्था है वो विलंबित अवस्था है, 6 से 13 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा क्या करती है, उसकी कामेच्छाएं क्या होती है, इनएक्टिव होती है। वो एक्टिव, उसकी जो कामेच्छाएं वो एक्टिव नहीं रहती, और वो क्या उस पर क्या रहता है, समाज का दबाव रहता है, जिससे वो क्या होता है, कामुकता से क्या करता है, दूर ही रहता है। उसके मन में अलग अलग कामों को करने की इच्छाएं रहती है। वो मतलब क्या हो जाता है, पूरा का पूरा उसमें विलीन हो जाता है, कामों को करने में, देखने में, पढ़ने लिखने में ना। लेकिन इस अवस्था में क्या होती है, उसकी कामेच्छाएं बिल्कुल भी नहीं होती है। पांचवी जो अवस्था है वो है फिक्सेशन अवस्था। कौन सी, फिक्सेशन अवस्था, स्थायी जुड़ाव अवस्था। मनोलैंगिक विकास में व्यक्ति परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। समलैंगिक और विषम लैंगिक रुचियों का विकास होता है। जब बच्चे विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो वह अपने जगत के प्रति दृष्टिकोण को समायोजित कर लेता है। किसी एक अवस्था में असफल विकास के कारण उस अवस्था पर बच्चे का स्थिरीकरण हो जाता है। फिक्सेशन अवस्था क्या कहती है कि इसमें जो लड़कियां लड़कों के प्रति और लड़के लड़कियों के प्रति क्या होता है, इन रुचियों का विकास होता है, क्योंकि 13 साल के बाद होती है और इसमें क्या होती है, किशोरावस्था आ जाती है। तो इसकी जो एज है ना वो फिक्स नहीं है। आप लिख सकते हैं कि फिक्सेशन अवस्था होती है वो 13 या 14 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है, किशोरावस्था में फिक्सेशन अवस्था आती है। और इसमें क्या होता है, जब बच्चा क्या करता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है ना, तो जगत के प्रति उसकी जो भी धारणाएं होती है ना उनको समायोजित कर लेता है, उनमें रहना सीख जाता है। और अगर उनमें वो असफल हो जाता है ना, तो वहीं पर उस बच्चे का क्या हो जाता है, शिथिलीकरण हो जाता है, फिक्सेशन हो जाता है। इसलिए इसे कहते हैं फिक्सेशन अवस्था। फ्रेंड्स, एक और मैं आपको बात इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ, आप लिख लीजिएगा कि सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत की आलोचना की थी कैरोल गिलिगन ने। ये आपको मैं लिखने के लिए बता रही हूँ, आप अपने नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मैं आपको सब लिखा हुआ दूंगी तो आप लिखेंगे क्या, खुद आलस करते रहेंगे नोट्स बनाने के लिए। लिखिए, सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत की जो आलोचना की थी कैरोल गिलिगन ने की थी, क्योंकि सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये सीटेट के एग्जाम में आई हुई है। तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत जो था, सिगमंड फ्राइड जी ने सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषण का, उसकी आलोचना किसने की थी, कैरोल गिलिगन ने। क्या आलोचना की थी उन्होंने, सिगमंड फ्राइड जी ने तो क्या किया था, पुरुषों पर ही अपना जो सिद्धांत है पुरुषों पर ही दिया था कि पुरुष ही क्या होते हैं, समाज में क्या होते हैं, सर्वोत्तम होते हैं। लेकिन
उन्होंने जो अपना सिद्धांत है, वो एक्सपेरिमेंट है, वो पुरुषों पर ही किया था। लेकिन कैरोल गिलिगन ने कहा था कि महिलाएं भी क्या होती है, हीन नहीं होती है। महिलाएं भी क्या होती है, हीन नहीं होती है। यानी विपरीत लिंग के व्यक्तियों को क्या है, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, है ना। मेरा थोड़ा गला खराब हो रहा है तो आवाज़ थोड़ी रुक रही है बीच में। तो देखिए, कैरोल गिलिगन जी ने कहा था कि फ्राइड जी, ये आपकी बात गलत है कि आप पुरुषों पर ही आपने सारा एक्सपेरिमेंट किया, महिलाएं भी तो हीन नहीं होती है। उन्होंने महिलाओं के प्रति आशावाद दृष्टिकोण दिया था अपना, है ना। तो महिलाएं भी क्या होती है, हीन नहीं होती है। हमें प्रत्येक लिंग के व्यक्तियों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और उन्होंने एक बात और कही थी कि महिलाएं जैविक कारकों की तुलना में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है। ये आप लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने सिगमंड फ्राइड जी का पूरा सिद्धांत पढ़ लिया है। इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। मैंने बहुत कम समय में आपको सिगमंड फ्राइड जी का पूरा सिद्धांत कंप्लीट करवा दिया है। और शायद आपको कुछ 70% आपको इस वीडियो से याद हो गया होगा। अगर आप वीडियो को एक बार और वॉच करेंगे तो आपका पूरा जो दिमाग में है वो सेट बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो आप बिना कहे कर ही देते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट की क्या है, हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, मेरी तरफ से जो बनता है मैं अपना पूरा एफर्ट कर रही हूँ। आपको जितना अच्छा हो उसके उतना पढ़ाऊँ, जितना अच्छा हो उसके उस बहुत अच्छे से अच्छा तरीका अपनाऊँ आपको पढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से राम राम, धन्यवाद।